अच्छी तरह से सब लोग को ध्यान देना है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। नई नई चीजें सीखेंगे आज हम, एकदम नई नई चीजें सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है। फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। 90 आरपीएम। सबसे पहले तो 90 आरपीएम क्या दिया हुआ, ये जो चीज दी हुई है इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। बात को समझो, बात को समझो। फैन 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी, विच इज डिनोटेड बाय एन, विच इज डिनोटेड बाय एन। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी वर्ड आज आप पहली बार सुन रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर एक पर्टिकुलर जगह से एक पर्टिकुलर जगह जाने के लिए 1 घंटे में 5 बसेस हैं, 1 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 5 बसेस हैं, तो उस बस की फ्रीक्वेंसी क्या है? उस बस की फ्रीक्वेंसी है 5 बसेस पर आवर। 1 घंटे में 5 बसेस जाती हैं। तो जब भी आप किसी चीज को टाइम के हिसाब से बताते हैं कि टाइम के हिसाब से वो कितना है, क्या कितनी बार हो रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जैसे कि आपका पंखा घूमी घूमी कर रहा है, आपका पंखा घूम रहा है, पर किसी ने आपको बोला कि आपका पंखे का फ्रीक्वेंसी 90 आरपीएम है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है 1 मिनट में आपका पंखा 90 बार घूमता है। ऐसा घूमी घूमी 1 मिनट में आपका पंखा 90 बार करता है, तो वो आपके पंखे की फ्रीक्वेंसी हो गई, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, या सम टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो डिनोटेड बाय एफ। ऑल्सो एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, एन से भी डिनोट कर सकते हैं। पर हमें फ्रीक्वेंसी क्यों दी हुई है? हमने तो अभी तक से चैप्टर में कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं किया। तो फ्रीक्वेंसी क्यों दी हुई है हमें? फ्रीक्वेंसी इसलिए दी हुई है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की मदद से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्योंकि ओमेगा यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है 2πn। याद रखना है, अगर आप 2πn करोगे यानी कि 2π मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी करोगे तो आपको मिल जाएगा सामने वाली पार्टी की एंगुलर वेलोसिटी। इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो अनदर फॉर्मूला आज आपने सीखा कि फ्रीक्वेंसी से एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका, आप 2πn करिए यानी कि फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई करिए, आपको उस बंदे की एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या पहली लाइन ऑफ द क्वेश्चन सब लोग के दिमाग में क्लियर है? अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। क्या इतना लाइन सब लोग के दिमाग में क्लियर है? अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। बस एक लाइन पढ़ा, समझाया, क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी इज क्लियर? Fan is rotating at 90 rpm. rpm, it stands for revolution per minute. Rotation per minute can also be the name. rotation per minute बोलिए, revolution per minute बोलिए, एक ही बात है। That's really great. That's really great. अब अगर आप अगला लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, अगले लाइन में बोलता है इट इज स्विच्ड ऑफ। फैन को आपने बंद कर दिया। इसका मतलब ये जो कहानी अभी यहां पे बताई गई थी, इस कहानी को हम लोगों को इनिशियल कहानी मानना पड़ेगा। क्योंकि जब आपने फैन को देखा, जब आपने फैन को देखा तो फैन 90 आरपीएम यानी कि 90 रेवोल्यूशन प्रति मिनट के हिसाब से घूमी घूमी कर रहा था, पर सडनली फैन को बंद कर दिया गया। तो ये जो कंडीशन होगी ये आपके लिए एक इनिशियल कंडीशन मानी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फैन को स्विच ऑफ करने के बाद क्या हुआ वो पढ़ते हैं। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रेवोल्यूशन। सोचो क्या बोल रहा है। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रेवोल्यूशन। बात करेंगे, बात करेंगे 21 रेवोल्यूशन में स्टॉप हो गया, बात करेंगे इसके बारे में। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप
assuming that the frictional torque is constant. फ्रिक्शनल टॉर्क का मतलब होता है, ऐसा समझो कि फैन में फ्रिक्शन कुछ नहीं लग रहा है. लास्ट लाइन को फिलहाल के लिए भूल जाओ, खाली इतना समझो कि हमें वो बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप. बस इतना हमें बताना. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं बंद, क्वेश्चन को करते हैं एनालिसिस कि क्वेश्चन क्या बोला. क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बोला कि जब मैंने फैन को देखा तो फैन 90 आरपीएम के हिसाब से घूम रहा था. फिर मैंने फैन को सडनली बंद कर दिया. जैसे ही मैंने फैन को बंद किया, जैसे मैंने बटन बंद किया, तो मैंने नोटिस किया कि 21 रेवोल्यूशन घूमने के बाद फैन रुक जाता है. जैसे ही बटन बंद किया, 1 2 3 4 5 6 20 21 बंद. ये क्वेश्चन है. सवाल ये पूछता है कि टाइम टेकन टू स्टॉप, मतलब उसको रुकने में कितना वक्त लगा. मतलब जैसे ही आपने ऑफ का बटन दबाया, ऑफ का बटन दबाने में और पूरी तरह फैन को बंद होने में कितना वक्त लगा, यह हमें बताना है. ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इनिशियल केस आपके सामने है. यू नो व्हाट इज द इनिशियल केस इज देयर. फाइनल केस में आप क्या लिखना चाहेंगे, आपको पता है क्या फाइनल केस क्या है? फाइनल केस है फैन इज एट रेस्ट. सोच के देखिए, इनिशियल केस क्या है? फैन घूमी घूमी कर रहा है. फाइनल केस क्या है? फैन रुक गया है. इनिशियल, फाइनल. अगर इनिशियली फैन घूम रहा था तो वो कितने से घूम रहा था? वो इतने आरपीएम से घूम रहा था. ठीक है, इसलिए मैं इसको इनिशियल आरपीएम लूंगा, यानी कि इनिशियल फ्रीक्वेंसी लूंगा. अगर फैन इनिशियली घूम रहा था तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा. तो मैं इसको ओमेगा आई लूंगा, इनिशियल लूंगा. पर अल्टीमेटली फैन तो रेस्ट पे आ गया, अल्टीमेटली फैन तो घूमी घूमी नहीं कर रहा, तो ओमेगा फाइनल कितना होगा? ओमेगा फाइनल 0 होगा. ओमेगा फाइनल 0 होने का मतलब क्या है? ओमेगा फाइनल 0 होने का मतलब यह है कि आपका ऑब्जेक्ट फाइनली रुक गया है. आपका ऑब्जेक्ट फाइनली रुक गया है. क्या इतनी बात सब लोग को समझ में आई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस थिंग कि ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल 0 क्यों है? ये सबको समझ में आया क्या? क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन पढ़ने के बाद किस तरह से मैंने दो तरह के सिनेरियोस दिमाग में सोचे कि इनिशियली क्या हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है? मैं बिल्डअप कर रहा हूं एक कहानी, और कहानी बहुत जरूरी होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अच्छा, अब अगला स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल ध्यान से समझना. अगला स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल ध्यान से समझना. सब लोगों ने अगला स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल ध्यान से समझना. मेरा अगला स्टेटमेंट यह है कि कॉमन सेंस वाली बात है कि पहले फैन घूमी घूमी कर रहा था, अब फैन रुक गया है. इसका मतलब यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा की जा सकती है, यानी कि अल्फा के बारे में चर्चा हो सकती है. क्यों अल्फा के बारे में चर्चा हो सकती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, रिटार्डेशन हुआ. फैन बंद होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ. फैन कुछ तरह से पहले घूम रहा था, अब फैन बंद हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ. इसलिए हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं. यू नो दिस थिंग वेरी वेरी वेल. और अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूलेज जानते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी. जरा सोच के देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूले आप जानते हैं. पहले एक काम करते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूले लीनियर एक्सेलरेशन में होंगे सिमिलर फॉर्मूले एंगुलर एक्सेलरेशन में भी लगा सकते हैं. ठीक है, मैं बताता हूं मैं कौन कौन से फॉर्मूले जानता हूं. ठीक है ना, एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, अगर आपको याद आएगा तो, है ना. ये एक फॉर्मूला मैं जानता हूं. इस फॉर्मूले को आप कैसे थोड़ा इधर उधर कैसे कर सकते हो? v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v माइनस यू
बाय टी इज इक्वल टू ए। लीनियर के फॉर्मूले लिख रहा हूं, सब लोगों ने बचपन में ये फॉर्मूला देखा होगा, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, एवरीबॉडी नोज दिस। इस फॉर्मूले को अगर मैं मेरे सर्कुलर मोशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो यहां पे मैं लिखूंगा ओमेगा फाइनल माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं यहां लिखूंगा ओमेगा इनिशियल। नीचे टाइम, तो मेरे पास भी टाइम, इधर a तो मेरा अल्फा। लो मेरा फॉर्मूला हो गया तैयार। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो लीनियर के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके सर्कुलर के फॉर्मूले बना दो, कोई पंगा नहीं है। जहां पे फाइनल वेलोसिटी थी वहां पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डाल दी, जहां पे इनिशियल वेलोसिटी थी वहां पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डाल दी। टाइम तो टाइम ही होता है, एक ही जगह पे अल्फा लिख दिया, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। चलो और सोच के देखते हैं, और हमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, क्या पता और फॉर्मूले का इस्तेमाल हो जाए। मेरे को एक और फॉर्मूला आता है, मैं आपको बताता हूं एक और फॉर्मूला क्या है, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। काइनेमेटिकल के फॉर्मूलेज लिख रहा हूं, अगर आपने बचपन में कभी देखे होंगे, तीन होते हैं। एक होता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और दूसरा मैंने अभी लिखा था, अगर आपको याद आएगा। यहां से भी मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। देखा, बैठ रहा दिमाग में? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2s को नीचे लेके आ गया, एक्सेलरेशन को अकेला कर दिया। अब इसको देख के मैं मेरे सर्कुलर के फॉर्मूले लिखना चाहता हूं। v का स्क्वायर, v मतलब मैं सोच रहा हूं, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो हमारे पास यहां पे होगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओ हो माइनस यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हमारा होगा ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। डिवाइडेड बाय 2 s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड नहीं होता है, s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे आना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय थीटा। यहां पे a है तो यहां पे अल्फा है। देखो हमारा फॉर्मूला भी तैयार हो गया। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है दैट यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ सच फॉर्मूलाज। कोई आपको बताएगा नहीं, खाली आपको लॉजिक लगाना है। जो फॉर्मूले हम लोग लीनियर में यूज करते हैं उन्हीं फॉर्मूले के वेरिएबल चेंज करके आप सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलेज बना सकते हो। कहां से आए, कैसे आए, ऐसे आए। तो अभी तक से मैंने अल्फा के दो फॉर्मूले लिखे। अल्फा इज इक्वल टू, पहला वाला फॉर्मूला लिखा मैंने ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाय 2 थीटा। ये अभी तक से मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं। क्या किसी को इन दो फॉर्मूले में कोई तकलीफ, हाँ या ना हो जाए? डन है, आगे बढ़ सकते हैं? फटाफट बोलो, क्या ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? फटाफट फटाफट। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूले कहां से आते हैं। आप लोग भी ये फॉर्मूले निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हमारी ये बोलती है कि अल्फा का इस्तेमाल तो करना है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन ये बोलती है कि हमें टाइम निकालना है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ये बोलती है कि हमें टाइम निकालना है। परंतु हम फंसे किधर हुए हैं? हमें ये पता ही नहीं है कि अल्फा कितना है। क्योंकि सोचो सोचो, तुम्हें ओमेगा फाइनल पता है वो 0 है, तुम्हें ओमेगा इनिशियल का फॉर्मूला पता है, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, तुम्हें टाइम निकालना है। अगर तुम्हें अल्फा पता होता तो तुम अल्फा को यहां नीचे लेके जाते, टाइम को यहां लेके जाते, सॉल्व करते। पर क्वेश्चन में पढ़ो, अल्फा दिया ही नहीं हुआ, अल्फा तो दिया नहीं हुआ, इसलिए हम अटक गए। पर हमारे पास अभी भी एक ऐसी लाइन है जिसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, और वो लाइन है ये। कुछ चर्चा ही नहीं की हमने। हमने अभी तक से इस लाइन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया। अभी तक से हमने क्या सुना? पहले फैन घूम रहा था, फिर बंद हो गया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इस लाइन की चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये लाइन क्या देने की कोशिश कर रही है, हमें बात करनी है।
तो जरा इस लाइन को लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रेवोल्यूशंस। जरा इसको चर्चा करके देखते हैं, ठीक है। नॉलेज बिल्कुल लेनी है और अच्छी तरह से मेरी बात को समझना है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आप जानते हैं क्या, अगर कोई बंदा 1 रेवोल्यूशन करता है, एक रेवोल्यूशन करता है, तो उसका थीटा 2 पाई का होता है। सोच के देखो, सोच के देखो, बताई हुई बात है, बताई हुई बात है। एक बार बंदा एक बार घूमी घूमी करके आता है तो उसको एक रेवोल्यूशन बोला जाएगा। और अगर एक बंदा एक बार घूमी घूमी करके आता है यानी कि 1 रेवोल्यूशन करता है, तो मैंने आपको पिछले टू पिछले लेक्चर में सवाल पूछा था कि वो बंदा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, और आधे लोग ने सवाल 0 दिया था, अगर आपको याद आएगा। तब मैंने आपको करेक्ट किया था कि 360 ट्रैवल करेगा, 360 का मतलब 2 पाई करेगा। क्या आप इस बात में यकीन करते हैं 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू 2 पाई? कितने लोग हां या ना बोल रहे हैं? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। एक रेवोल्यूशन 2 पाई का है। आपको ये बात पे यकीन है क्या? क्या मैं कोई फालतू बकवास कर रहा हूं या मैं कोई कहीं से चीज उठा के ला रहा हूं? मैं बेसिक लगा रहा हूं, मैं बेसिक लगा रहा हूं। एज अ स्टूडेंट तुम लोग भी ये सोच सकते हो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं टीचर लेवल पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं एज अ स्टूडेंट बन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, सोच रहे हैं कि कब कौन सी चीज कैसी कहां पे दिखाई देगी। तो हमें ये बात पता चली कि एक रेवोल्यूशन अगर कोई बंदा करता है तो उसका थीटा 2 पाई होता है। तो मैंने बचपन में एक्चुअली चॉकलेट खाई थी, तो मुझे पता था कि अगर एक चॉकलेट 2 रुपए की है और अगर मुझे 10 चॉकलेट खरीदनी है तो मुझे 20 रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। एक चॉकलेट 2 रुपए की, 10 चॉकलेट 20 रुपए की, एक रेवोल्यूशन 2 पाई का, तो 21 रेवोल्यूशन कितने थीटा का? एक चॉकलेट 2 रुपए, 10 चॉकलेट 20 रुपए, एक चॉकलेट 2 रुपए, 10 चॉकलेट 20 रुपए, एक रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन 2 पाई का, एक रेवोल्यूशन का थीटा 2 पाई, तो 21 रेवोल्यूशन का थीटा कितने का? सिंपल है, कॉमन सेंस है, 2 पाई इंटू 21 कर दो, 2 पाई इंटू 21 कर दो, यानी कि आपको थीटा मिल गया। 21 इंटू 2 करोगे आपको 42 पाई आएगा। मेरी जान में आ रही है जान, क्योंकि मुझे एक और क्वांटिटी मिल गई। मुझे ऐसा लग रहा था क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है, पर इस सेंटेंस की मदद से मैंने एक क्वांटिटी निकाल ली। मैंने ये निकाल लिया कि वो बंदा जब चालू था और वो बंदा जब बंद हुआ, उसके बीच में उसने कितना थीटा ट्रैवल किया, मैंने वो निकाल लिया। अगर उसने 21 रेवोल्यूशन ट्रैवल किए हैं तो मुझे पता चल गया एक रेवोल्यूशन 2 पाई का, 21 रेवोल्यूशन इतने का, इसका मतलब मुझे थीटा मिल गया। तो अब मेरे पास आ रहा है डबल कॉन्फिडेंस। अब मैंने थीटा निकालने के बाद मेरे पास आ रहा है डबल कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, मैं अल्फा के ये दो फॉर्मूले का साइमल्टेनियसली प्रयोग करने का प्लानिंग बना रहा हूं। मैं अल्फा के इन दो फॉर्मूले का साइमल्टेनियसली प्रयोग करने का मैं सोच रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर अल्फा बराबर ये है, अगर अल्फा बराबर ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर होंगे कि नहीं होंगे? मैं इन दोनों फॉर्मूलेस का साइमल्टेनियसली प्रयोग करने का विचार कर रहा हूं। बट उसके पहले मुझे एक और नॉलेज आप लोग को देनी है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ओमेगा फाइनल तो 0 है, इसमें तो कोई नो डाउट है, पर अभी सवाल ये उठता है क्या हमने ओमेगा इनिशियल निकाल के रखा है? नहीं निकाला ओमेगा इनिशियल, निकालना तो पड़ेगा। ओमेगा इनिशियल निकालने का प्रोसीजर जरा बिल्कुल ध्यान से देखें, अच्छी तरह से बात को समझे, नॉलेज लें। छोटी सी छोटी गलती मार्क्स गवा सकती है, न्यूमेरिकल में मार्क्स गवाना नहीं है, छोटी छोटी गलती होती है। कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा इनिशियल, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। ओमेगा इनिशियल का मैंने ओमेगा का आपको फॉर्मूला बताया 2 पाई एन, यू नो दिस वेरी वेरी वेल, ठीक है। परंतु परंतु ओमेगा निकालते समय आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उसका यूनिट आरपीएस होना चाहिए। इट शुड बी रेवोल्यूशन पर सेकेंड। वापस रिपीट करता हूं, जब आप ओमेगा निकालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड है। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड्स है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट मिनट नहीं है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड है।
अगर आप बात सोच समझेंगे तो क्वेश्चन में यह बोला गया है कि वो 90 आरपीएम पे चल रहा है, 90 आरपीएम, दैट्स रेवोल्यूशन प्रति मिनट, एंड यू कैनॉट यूज दिस फ्रीक्वेंसी एंड पुट हियर एंड फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, रॉन्ग। स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा, मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी आप अभी देख रहे हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जिसको आप इनिशियल मान रहे हो अगर वो 90 आरपीएम है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। कैसे करोगे कन्वर्ट, बिल्कुल ध्यान से समझना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये बात सब लोग को पता होगी। आपने अगर इस 90 को 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। रेवोल्यूशन प्रति मिनट गेट्स कन्वर्टेड टू रेवोल्यूशन प्रति सेकंड इफ यू डिवाइडेड बाय 60। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.5 आरपीएस। नाउ यू आर रेडी टू फाइंड आउट ओमेगा इनिशियल, दैट इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनिशियल 2 पाई इंटू 1.5, यह आपको मिल सकता है 3 पाई। 2 इंटू 1.5 इज 3, बराबर है पाई। ओमेगा का यूनिट देख लीजिए, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, रेडियन नाम का यूनिट आपने सुना होगा। ओमेगा का यूनिट रेडियन प्रति सेकेंड। मेरे पास ओमेगा इनिशियल है, मेरे पास थीटा है, मेरे को टाइम निकालना है। कौन से दो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम बराबर करें ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाय 2 थीटा। इन दोनों की जोड़ी कहां से आई मैंने आपको लिख के दिखाया। मैं इंटरेस्टेड हूं टाइम में, मैं इंटरेस्टेड हूं टाइम में। तो जरा देखते हैं कि सब क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आता है, कृपया ध्यान देंगे। ओमेगा फाइनल 0 माइनस ओमेगा इनिशियल अभी अभी निकाला, टाइम नहीं पता, ओमेगा फाइनल 0 ओमेगा इनिशियल 3 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा 42 पाई अभी अभी निकाला। 0 में से 3 पाई माइनस करोगे माइनस 3 पाई आएगा, डिवाइडेड बाय टी आएगा, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 पाई का अगर आप स्क्वायर करोगे, अगर आप 3 पाई का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, बराबर है। तो आप लिखोगे माइनस 9 पाई स्क्वायर, 3 पाई का स्क्वायर होगा 9 पाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 करने की देरी है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड नीचे आएगा पाई। काम खत्म। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये वाला पाई ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पाई इस वाले पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। 84 इंटू 3 बाय 9 इज एक्चुअली द टाइम। टाइम इधर गया, 84 ऊपर गया, 84 इंटू 3 हुआ डिवाइड बाय 9 हुआ, 84 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, टी उधर अकेला पहुंच गया। सॉल्व कीजिए, आपको टी का वैल्यू आएगा 28 सेकेंड। काम खत्म, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ या ना, बोलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम मक्खन, सिंपल, एकदम खत्म वाली बात, ठीक है, एकदम खत्म वाली बात। खाली यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1.5 आरपीएस थी, 1.5 इंटू 2 3 होता है, 1.5 इंटू 2 3 होता है, 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड, बात खत्म। रिप्लाई ऑल ऑफ यू। समझ में आया? समझ में आया? लास्ट ऑफ द पार्ट, लास्ट ऑफ द पार्ट जो था वो तो सिर्फ कैलकुलेशन था,
स्टार्टिंग के दोनों पेज में पूरा का पूरा ड्रामा छुपा हुआ है। स्टार्टिंग के दोनों पेज में पूरा का पूरा ड्रामा छुपा हुआ है। आपने कहानी बनानी है, आपने इन्वेस्टिगेशन करना है, आपने ये बात समझनी है कि कैसे आपने इनिशियल कंडीशन निकाला, आपने एक बात समझनी है कैसे आपने फाइनल कंडीशन निकाला, इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है, फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में सिर्फ जो भी हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं उनको खाली सर्कुलर के फॉर्मूलेस में कन्वर्ट करना है। वी की जगह पे ओमेगा फाइनल लिखना है, यू की जगह पे ओमेगा इनिशियल लिखना है, टाइम की जगह पे टाइम लिखना है, ए की जगह पे अल्फा लिखना है। यहां पे भी आपने वही किया, v की जगह पे ओमेगा फाइनल, u की जगह पे ओमेगा इनिशियल, s इज डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ मैपिंग करनी, फॉर्मूला रेडी थे, बस यहां से लेके यहां तक थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज शायद ये आपके पास ना हो, आज मिल गया। आपको समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन में कभी वो बंदा हमें रेवोल्यूशन देगा तो रेवोल्यूशन की मदद से हम थीटा निकाल सकते हैं, रेवोल्यूशन की मदद से हम थीटा निकाल सकते हैं, वो हमें समझा। फिर हमें और एक चीज समझी कि कभी भी फ्रीक्वेंसी आरपीएम में नहीं रहनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी आरपीएस में रहनी चाहिए। उसका कन्वर्जन किया, पुट करके ओमेगा इनिशियल निकाला, बाद में सब्स्टिट्यूट किया, काम खत्म हो गया। पाई को स्क्वायर से कर सकते हैं ना। व्हाट इज पाई स्क्वायर? पाई स्क्वायर इज पाई इंटू पाई ना, एक पाई तो कैंसिल ही होगा ना, और इधर से पाई भी कैंसिल होगा। बड़े आगे बढ़े, डन है। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। न्यूमेरिकल सबको समझ में आया? सबको न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से लोगों ने चीजों को समझना है। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं उसको बोला जा रहा है व्हीकल along a horizontal circular track। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। प्रथमेश वो काम आप खुद करेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं आप एक पेज बाजू में रखो, जैसे कोई क्वांटिटी का यूनिट आपको समझ में आता है उधर के उधर लिख लो। आप खुद के खुद वो शीट रेडी करो ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आज आपको समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट आरपीएम हो सकता है, आरपीएस हो सकता है। आपने बाजू में एक पेपर लिखना, लिखो फ्रीक्वेंसी यूनिट कैन बी आरपीएम, कैन बी आरपीएस, बट वी सॉल्व इन आरपीएस। ओमेगा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, थीटा लिखो, सब चीज लिखो। व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, अच्छी तरह से सब लोगों ने बात को समझना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि 11th क्लास में तुम लोग ने क्या किया, क्योंकि 11th क्लास में तुम लोग मेरे साथ तो थे नहीं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता 11th क्लास में तुमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कितनी अच्छी तरह पढ़ा है। मुझे नहीं पता 11th स्टैंडर्ड में तुमको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कोई जानकारी है या नहीं। ठीक है, नहीं है तो भी मैं बताता हूं, डोंट टेक टेंशन, बट आप लोगों ने अच्छी तरह से ये चीज सुननी है और समझनी है। ठीक है, अच्छी तरह से बात को सुनना है और समझना है। व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि एक सर्कुलर ट्रैक है पर वो हॉरिजॉन्टल है। अब इसका पिक्स देखना हमें बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग वांट्स टू से। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक? ठीक है, जरा एक पिक देखते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक इमेजेस। ठीक है, ये इमेज बढ़िया रहेगी। यस, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। जस्ट लुक एट दिस कार। ये जो कार है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक क्यों बोला जा रहा है बार बार? क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक दिखाऊंगा जो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अगर आपने
रेसिंग वाली चीजें देखी हैं तो आपको समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि हरदम सर्कुलर ट्रैक हॉरिजॉन्टली होता है। ये वाला पिक अगर आप देखेंगे, जस्ट लुक एट दिस पिक, कैन यू सी, ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर ट्रैक है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये एक तरफ से उठा हुआ है। क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में, और इसको बोला जाता है बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक। ये हमारा अगला टॉपिक है, बैंक्ड। बैंक्ड मतलब एक तरफ से थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मतलब उसमें ये उठा हुआ नहीं आएगा। क्या आपको ये आइडिया आ रहा है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और आगे क्या पढ़ने वाले हैं? गिव मी आइडिया, यस और नो। आपको समझ में आ रहा है अभी क्या टॉपिक है? अभी ये वाला टॉपिक नहीं है, अभी ऐसा सर्कुलर ट्रैक नहीं है, यहां से उठा हुआ नहीं है। सर्कुलर ट्रैक एक जगह से उठा हुआ नहीं है। अगर आप रेसिंग के देखते हैं, है ना, रेसिंग में अगर आप देखते हैं, है ना, तो उस तरह से आप बोल सकते हैं कि उसमें एक तरफ से ट्रैक थोड़ा उठा हुआ होता है, टिल्टेड होता है, राइट। बट अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें टिल्टेड नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें टिल्टेड नहीं है। थोड़े देर में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें टिल्टेड आएगा। तो आप लोग को एक आइडिया मिल रहा है, आप लोग को एक आइडिया मिल रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे पास एक इस तरह का सर्कुलर ट्रैक है और अगर आपकी गाड़ी यहां पे खड़ी है, इस तरह से आपकी गाड़ी है, एट अ रेडियस आर, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, आई एम शोइंग यू अ टॉप व्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो आप अगर यहां से व्यू करोगे, यहां से अगर आप व्यू करोगे तो आपको आपकी गाड़ी कैसे दिखाई देगी मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। सामने खड़े होकर देखना है, सर्कुलर ट्रैक है, सामने खड़े होकर गाड़ी को देखना है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज अ टॉप व्यू, दिस इज अ टॉप व्यू, एंड दिस मैं आपको बोल रहा हूं फ्रंट व्यू में देखना है आपने। यू हैव टू सी फ्रॉम द फ्रंट। ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, फ्रंट से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये आपके सर्कुलर ट्रैक, ये आपका रेडियस, और यहां कहीं पे आपकी गाड़ी। तो गाड़ी आपको सामने से कैसे दिखाई देगी? ये आपको गाड़ी के दो टायर दिखाई देंगे सामने से, और उसके ऊपर आपको इस तरह से गाड़ी दिखाई देगी। सामने से देख रहे हो, दिस इज योर फ्रंट व्यू, आप सामने से गाड़ी को देख रहे हो, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट हमें यह पता करना है कि यहां पे सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड द वर्ड फ्री बॉडी डायग्राम। मुझे नहीं पता अगर आपने वर्ड 11th स्टैंडर्ड में सुना है कि नहीं है। इसका शॉर्ट फॉर्म FBDB होता है, इसको FBDB बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको FBDB बोलते हैं। क्या होता है FBD में वो भी समझाता हूं। FBD में एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्स को हम बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस होंगी उसको आपको बनाना। अब एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं, जनरल एक जरा आइडिया हम लोग बिल्डअप करते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं जो एक ऑब्जेक्ट पे लगती हैं। जनरली बात करते हैं, सबसे कॉमन फोर्स जो आपको हर जगह पे दिखाई देगा वो होगा उस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट, उसका खुद का वेट, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय W इज इक्वल टू mg, अगर आपको याद आएगा तो, ठीक है। सेकेंड चीज जो एक ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली लगती है वो होता है नॉर्मल फोर्स। इसको आप नॉर्मल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और क्या फोर्स यहां पे लग सकती है? यहां पे लग सकती है फ्रिक्शन फोर्स, जिसको आप स्मॉल f से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, FS से डिनोट कर सकते हैं। बात को समझिए, हमारे इस चैप्टर में और भी फोर्सेस आएंगी, ठीक है, और भी फोर्सेस आएंगी हमारे इस चैप्टर में। जैसे अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का भी नाम सुना, वो भी इस पे लग रही है। बट फिलहाल के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये सारी फोर्सेस को दिखाना है, तब इस पूरे डायग्राम का FBD बनेगा। FBD बनने का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनने का मतलब एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस को हम बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का FBD वाला डायग्राम तैयार हो जाता है।
तो जरूर देखते हैं कि एफबीडी बनाने का टेक्निक क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स कहां कहां लगेगी। रट्टा तो मार के बैठ नहीं सकते, आज रट्टा मारोगे कल भूल जाओगे। तो इसलिए जरा चेक करते हैं कि क्या हमारी नॉलेज उतनी है, हमें समझ में आ रहा है उतना। सबसे पहले मैं बनाना चाहूंगा वही डायग्राम रिपीट टेलीकास्ट में। ये आपकी गाड़ी, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया यहां पे। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले वाले जिस फोर्स की मैंने बात की थी वो है वेट। सेंटर पॉइंट पकड़ना है, नीचे एक एरो मार्क लेके जाना है, यहां लिखना है W इज इक्वल टू mg। अगर आप वेट के बारे में जानकारी नहीं रखते, आपको नहीं पता कि वेट की स्पेशलिटी क्या है, वो भी आपको लिख के देता हूं, ठीक है। वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। पहली स्पेशलिटी वेट की, वेट हरदम नीचे की तरफ लगता है। दूसरी चीज जो वेट के सामने आपको याद रखनी है, वेट वेक्टर makes an 90-degree angle with the earth। अर्थ के साथ वेट का जो वेक्टर आप बनाते हो वो अर्थ के साथ एक 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए और वो ऑलवेज नीचे की तरफ लगना चाहिए। जो भी पॉइंट लिख के दे रहा हूं चैप्टर में आगे आगे यूज होंगे, इसलिए अभी समझा रहा हूं, आगे चैप्टर में नहीं समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझ लो। एक्चुअली ये सारी चीजें 11th स्टैंडर्ड में बताई जाती हैं, अभी बता रहा हूं तो अच्छी तरह से सुनना है सब लोगों ने। वेट एक वेक्टर है, आप जब वेट वेक्टर को बनाओगे तो उसको हरदम नीचे की तरफ बनाना है और इस बात का ख्याल रखना है कि जो वेट का वेक्टर होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाए आपके अर्थ के साथ। अर्थ मतलब आपकी जमीन, अर्थ मतलब आपकी जमीन, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। किसने? वेट के वेक्टर ने। अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, मैं अभी यहां पे बना के खिचपिच नहीं करना चाहता। पहली चीज जो आपने याद रखनी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो आपने यहां पे याद रखी, दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सुना तो होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप याद करेंगे तो, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगती है जिसका नाम है क्या? नॉर्मल रिएक्शन, जिसके बारे में अभी मैंने लिखा था, जिसको आप एन से डिनोट करते हो, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वो क्यों आता है? नॉर्मल रिएक्शन का अस्तित्व क्यों आता है? उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेट का अस्तित्व क्यों आता है। वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट? वेट एक फोर्स होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगाता है। आप अभी किसी चेयर पे बैठे होंगे, आप किसी बिस्तर पे बैठे होंगे, आप कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। आप जिस भी चीज के ऊपर बैठे हो आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हो, और वो फोर्स किसके बराबर है? वो फोर्स आपके बॉडी के वेट के बराबर है। पर अगर आप अर्थ पे एक फोर्स लगा रहे हो तो अर्थ थोड़ी चुप बैठने वाला है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स का थर्ड लॉ, अगर आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे हो तो अर्थ भी आपको वापस एक फोर्स लगाएगा। और ये न्यूटन में बोला गया है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे इसलिए हमने नॉर्मल रिएक्शन लिखा है। रिएक्शन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? ये रिएक्शन किसका है? ये वेट का रिएक्शन है। तुमने अर्थ पे वेट लगाया, अर्थ ने तुम पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया। पर नॉर्मल रिएक्शन बनाने का तरीका समझिए। जैसे आपने वेट का तरीका समझा, वैसे आप नॉर्मल रिएक्शन बनाने का भी एक तरीका है, उसको ध्यान से समझना। पहली चीज, इट इज ऑपोजिट टू वेट वेक्टर
मतलब ऑब्वियस सी बात है, वेट वेक्टर नीचे लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ लगेगा, ऑपोजिट मतलब उल्टी दिशा में लगेगा। परंतु एक और चीज याद रखनी है आपने, नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और makes an angle 90 degrees with the top surface of the object। छोटी छोटी बातें, बट अगर अभी नहीं समझा तो आगे नहीं समझोगे। 11th स्टैंडर्ड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है, पर फिर भी आज लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। स्किप भी कर सकता था, पढ़ा रहा हूं इसलिए नॉलेज बिल्डअप करो। क्या पढ़ा रहा हूं मैं ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप नॉर्मल रिएक्शन को बनाओगे, नॉर्मल रिएक्शन वेट की वजह से आ रहा है, क्योंकि वेट जमीन पे लग रहा है, अब जमीन गाड़ी पे रिएक्शन लगा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन हरदम वेट के ऑपोजिट लगेगा। पर एक बात आपने हरदम याद रखनी है, नॉर्मल रिएक्शन हरदम 90 डिग्री का एंगल बनाता है टॉप सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। ये ऑब्जेक्ट का टॉप सरफेस है, ऐसे बनाना है और यहां लिखना है नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये वेट के ऑपोजिट गया? हां। पर क्या इसने ऑब्जेक्ट के टॉप सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाया? हां। याद रखिए, वेट जमीन के साथ 90 डिग्री बनाता है, वेट जमीन के साथ 90 डिग्री बनाता है, और नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट के सर के साथ 90 डिग्री बनाता है। दोनों का फर्क समझिए, दोनों का फर्क समझिए, किसने किसके साथ 90 डिग्री बनाया उसका फर्क आपने समझना है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि कौन किसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। यह फर्क आपको कब समझ में आएगा? यह फर्क आपको तब समझ में आएगा जब हम बैंक्ड रोड करेंगे। बैंक्ड रोड का मतलब क्या? जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था कि रोड सीधा नहीं होता, रोड थोड़ा टेढ़ा होता है, ऐसा जब हम वो करेंगे तब इन दो बातों का असली मतलब आपको समझ में आएगा। तीसरी चीज, फ्रिक्शन। ज्यादा हमें इसके बारे में बात करने की तो जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन कहां लगता है? फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट में लगता है। आपने ये बात सब लोग को पता है, फ्रिक्शन हरदम मोशन के ऑपोजिट में लगता है। ठीक है, सो फ्रिक्शन एक्ट्स opposite to the direction of motion। अभी हमने यहां फ्रिक्शन बनाया नहीं है, अभी मैं फ्रिक्शन बनाने जा रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं फ्रिक्शन, अभी तक से मैंने बनाया नहीं है। मैंने वेट बना दिया है, मैंने नॉर्मल रिएक्शन बना दिया है, और मैंने फ्रिक्शन फोर्स अब मैं बनाने जा रहा हूं। फ्रिक्शन फोर्स को समझना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को समझना पड़ेगा। जब आप फ्रिक्शन फोर्स को एनालिसिस कर रहे हो, आप गाड़ी को सामने से देख रहे हो, पर आपको पता है क्या, गाड़ी एक्चुअल में एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। गाड़ी एक्चुअली एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है। आपको दिखने के लिए गाड़ी ऐसी दिख रही है, पर आपको पता है कि गाड़ी के टायर जो है वो सीधे नहीं है, गाड़ी के टायर ऐसे टेढ़े हैं, क्योंकि गाड़ी ऐसे हैंडल घुमा के सर्कुलर ट्रैक में लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी एक सर्कुलर ट्रैक पे अगर घूम रही है तो गाड़ी के जो टायर होंगे वो सीधे नहीं होंगे, गाड़ी के टायर ऐसे टेढ़े होंगे, ऐसे टेढ़े गाड़ी के टायर्स होंगे। तो अगर गाड़ी के टायर टेढ़े होते हैं तो जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो गाड़ी के टायर टेढ़े होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जाता है। बी योर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। सोचो, जरा सोचो, एक सर्कुलर ट्रैक पे एक स्पीड होनी चाहिए। अगर आपने उस सर्कुलर ट्रैक पे एक डेजिग्नेटेड स्पीड से ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाई तो आप उस सर्कुलर ट्रैक के बाहर निकल जाओगे। जरा सोच विचार विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये है एक सर्कुलर ट्रैक, ये है आपकी गाड़ी का टॉप व्यू। आपकी गाड़ी यहां से ऐसा टर्न लेना चाहती है, ठीक है, बात को समझो। आपकी गाड़ी जो टर्न लेना चाहती है
आपकी गाड़ी को टर्न लेने में एक फोर्स आपकी मदद कर रही है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, और उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अभी अभी आपको यह बात समझ में आई, परंतु मेरी नॉलेज मुझे क्या कहती है, जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है उस फोर्स का नाम तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, बराबर है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो यहां पे है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। मैंने आपको बोला था जब भी आप सर्कुलर मोशन करोगे सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में हाजिर हो जाएगा, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहां पे वो फ्रिक्शन फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन के सेंटर की तरफ लग रहा है और गाड़ी को टर्न लेने में मदद कर रहा है। परंतु ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स आपकी मदद तब तक कर सकता है टर्न लेने में जब तक आप एक पॉसिबल स्पीड में चला रहे हो गाड़ी, जब तक आप एक स्पीड लिमिट में गाड़ी चला रहे हो। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन आपका साथ छोड़ देगा। टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन ने अगर आपका साथ छोड़ दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका साथ छोड़ देगा। इसका मतलब कोई और बंदा आपका साथ पकड़ लेगा, और आप जानते हो वो और कोई बंदा कौन है? वो और कोई बंदा इसी का भाई है और उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको अंदर की तरफ खींच के रखता है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ फेंकता है। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए? अगर आप आगे भी गाड़ी चलाए रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप आगे भी गाड़ी चलाएं, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स की टीम में रहना चाहते हैं। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की टीम में नहीं रहना चाहते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको ये कर्व के बाहर फेंक देगा। और अभी जिस तरह से गाड़ी ड्रिफ्ट मार रही थी, जिस तरह से गाड़ी ड्रिफ्ट मार रही थी, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एक्सीडेंट्स किस तरह से होते हैं कर्व पे। आदमी जब ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाता है तो उसका जो कर्व होता है वो कर्व इस तरह से नहीं होता, उसका कर्व एक्चुअली इस तरह से होता है। सोच के देखो, रियलिटी बता रहा हूं, आप एक्सपीरियंस भी कर पा रहे होंगे, आप एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, स्कूटी भी चलाते हैं, अगर एक कर्व आता है और आप बहुत ही हाई स्पीड में गाड़ी रख रहे हैं तो आप सीधा निकल जाओगे, आप टर्न लेना भूल जाओ। आप सीधा क्यों गए? आप बाहर की तरफ क्यों फेंके गए? आप बाहर की तरफ इसलिए फेंके गए क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया था। पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा क्यों हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया क्योंकि आपकी सबसे पहले तो स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो सर स्पीड ज्यादा होने से क्या हो गया? स्पीड ज्यादा होने से टायर एंड रोड के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर स्पीड ज्यादा होने से फ्रिक्शन के कम होने का क्या लेना देना है? सोच के देखो, बिल्कुल ध्यान से सोच के देखो। जितने ज्यादा तेजी से टायर घूमेगा, जितने ज्यादा तेजी से टायर घूमेगा, उतना टायर और रोड के बीच में पकड़ कम होती जाएगी। जितना तेजी से टायर घूमता है उतना कम टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है। अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो घटेगा, और अगर टायर और रोड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स घटेगा तो इनडायरेक्टली आपका सेंट्रीपिटल फोर्स घटेगा। और अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स घटा, मतलब आप अगर अंदर की तरफ नहीं जा रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच लेगा। इसलिए हम इस टॉपिक में यह पढ़ना चाहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए अगर आप एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड में गाड़ी चलाना चाहते हैं। मुद्दा सबको समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मुद्दा? पहले मुझे यह बात बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्या सब लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि हम ये टॉपिक बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं? क्या यह बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना हो जाए, हाँ या ना हो जाए, कम ऑन है, कम ऑन है, हाँ या ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब
जरा एक रियल लाइफ की बात करते हैं, जरा एक रियल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है, स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है। लोग बताते हैं, हाईवे वाले लोग बताते हैं आगे कर्व्ड रोड है, स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर का रखो। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं रखेंगे तो आगे एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा रहता है, साफ साफ लिखा रहता है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। क्यों? क्योंकि कर्व है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं क्या बोलता हूं कि अगर ये वो कर्व्ड रोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी गाड़ी यहां पे है, मेरी नहीं, किसी की गाड़ी यहां पे है, सोच के देखो, अगर ये गाड़ी की वेलोसिटी, अगर ये गाड़ी की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर की भी है, तो भी इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि हमारे यहां के स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, अगर आपने उनके टायर्स देखे हैं, क्या आपने टायर के ऊपर थ्रेडिंग नाम की चीज देखी है? और ट्रक ड्राइवर्स के टायर देखे, पूरे टायर के ऊपर की थ्रेडिंग निकली हुई होती है। वो लोग टायर को तब तक यूज करते हैं जब तक वो टायर फट ना जाए। आपकी गवर्नमेंट आपसे कहती है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाओगे तो इस सर्कुलर ट्रैक से अच्छा सा टर्न ले लोगे। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्कुल सही बोल रही है, परंतु परंतु 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो हमने निकाली है, वो हमने ये सोच के निकाली है कि तुम्हारे टायर एंड रोड के बीच में अच्छा खासा फ्रिक्शन है। पर गवर्नमेंट को थोड़ी पता है कि तुम जो ट्रक चला रहे हो और उसका जो टायर है उसमें कोई ग्रिप ही नहीं है, उसमें कोई थ्रेडिंग ही नहीं है। मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रहने के बावजूद तुम्हारा टायर और रोड का फ्रिक्शन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसमें गलती तुम्हारी स्पीड की नहीं है, इसमें गलती तुम्हारे टायर की है। क्या बोला मैंने? स्पीड बढ़ाने से टायर का और रोड के बीच का फ्रिक्शन घटता है, वैलिड है, वैलिड है, स्पीड बढ़ाने से टायर और रोड का फ्रिक्शन घटता है। बट दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज द अनदर प्रॉब्लम? अनदर प्रॉब्लम इज इफ यू मेंटेन द स्पीड ऑल्सो, if you maintain the speed also, then also there is the chances that you might face an accident, not because of the speed, because of the friction between tire and the road. और इसका एग्जांपल मैं आपको अलग तरह से देता हूं, सोच के देखो। रेन, बिल्कुल आराम से सोच के देखो, हाँ, रेन वाले में बिल्कुल आराम से सोच के देखो। आप एक रेगुलर जगह विजिट करते हो, समझो आप एक जगह से दूसरी जगह पे रेगुलरली पूरे साल भर ट्रैवल करते हो। आपको पता है कि उस जगह से इस जगह पे जाने के लिए बीच में एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड आता है, आपको पता है, और आपको खुद को पता है कि इस हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे अगर मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाई तो इजीली मेरा टर्न हो जाता है, आपको पता है। एक दिन बारिश पड़ गई, आपके टायर और रोड, आपके टायर बहुत बढ़िया है, आपके टायर खराब नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप गाड़ी कम स्पीड में चलाते हो, आपके टायर भी अच्छे हैं, आप अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखते हो, आप बहुत बढ़िया इंसान हो। इसका मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, वेरी गुड। आपके टायर एक नंबर है, वेरी गुड। पर आपको पता है क्या, स्टिल यू कैन मीट एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि जब रोड पे पानी भर जाता है, जब रोड पे पानी भर जाता है, और कैसा वाला पानी, कैसा वाला पानी, हल्की सी पानी की लेयर, हल्की सी पानी की लेयर, पूरा पानी भरा हुआ नहीं। अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो कभी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता। एक बहुत ही मासूम सी लेयर होनी चाहिए पानी की, है ना, पतली सी ऐसी लेयर होनी चाहिए पानी की। सोच के देखो, बिकॉज ऑफ वाटर द फ्रिक्शन
between the tire and road decreases. फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड डिक्रीजेस। गलती किसकी है? किसकी भी नहीं है। आप गाड़ी स्पीड में चला रहे थे, आपके टायर एक नंबर है, फिर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। अगर आप कभी हाईवे विजिट करते हैं तो वहां लिखा रहता है, स्पीड लिमिट नॉन रेनी सीजन में इतना और स्पीड लिमिट रेनी सीजन में इतना। हाईवे में आजकल लिख रहे हैं कि अगर बारिश हो रही है तो ये स्पीड पे गाड़ी चलाओ, अगर बारिश नहीं हो रही तो ये स्पीड पे गाड़ी चलाओ, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर बारिश होगी तो आपके टायर कितने भी अच्छे हो, फ्रिक्शन कम हो जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर फ्रिक्शन कम हो गया बेटा, भले वो तुम्हारे स्पीड बढ़ाने से कम हुआ, भले वो टायर की खराबी से कम हुआ, या भले वो तुम्हारे बारिश की वजह से कम हुआ, फ्रिक्शन कम होना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन ही वो चीज है जो तुम्हें टूवर्ड्स द सेंटर रख रही है, सर्कुलर मोशन करने में तुम्हें मदद कर रही है। इसलिए इसको कम होने मत दो। अगर बारिश हो रही है तो ऑटोमेटिकली, पहले तुम 50 पे चलाते थे, अभी 20 पे चलाओ। जितनी कम स्पीड रखोगे उतना टायर और रोड के बीच में पकड़ बनेगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होगा, उतना अच्छा टर्न ले पाओगे, उतना अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। परंतु सवाल ये उठता है कि मैं तुम्हें इतने डिटेल में ये सब चीजें क्यों समझा रहा हूं? मैं तुम्हें इतने डिटेल में ये सब चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला है, और वो सोल्यूशन है कि कभी भी कोई कर्व्ड रोड होता है तो वो कर्व्ड रोड हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वो बैंक्ड होता है। जो मैंने अभी दूसरा वाला फोटो आपको दिखाया था, रोड ऐसे होते हैं, देखा था आपने दूसरा वाला फोटो, जो रोड ऐसे होते हैं, मैंने फोटो दिखाया था आपको। अगर आज के बाद गवर्नमेंट सर्कुलर रोड बना रही है तो गवर्नमेंट सर्कुलर रोड हॉरिजॉन्टल नहीं बना रही है, गवर्नमेंट सर्कुलर रोड बैंक्ड बना रही है। बैंक्ड मतलब थोड़ा एक जगह से उठा हुआ बना रही है, ऐसा बना रही है। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये बैंक्ड सर्कुलर रोड देखा होगा। जब भी गाड़ी उसके ऊपर जाती है, गाड़ी एक तरफ झुकी हुई होती है, गाड़ी एक तरफ इस तरह से झुकी हुई होती है, अगर आप मेरा बात समझ पा रहे हैं। क्यों क्यों गवर्नमेंट ऐसा रोड बना रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को यह बात पता है कि भले ही स्पीड लिमिट में गाड़ी चल रही हो तो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, भले ही टायर अच्छे हो, स्पीड लिमिट में गाड़ी चल रही हो तो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन निकालना था जिसमें भले ही कुछ भी हो, बारिश हो रही हो, भले ही कुछ भी हो रहा हो, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। तो अब जो सर्कुलर ट्रैक बनते हैं, वो हॉरिजॉन्टल नहीं बनते। वो कैसे बनते हैं? बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक्स बनते हैं। और बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक्स का फायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूं। बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक्स का फायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने सर्कुलर ट्रैक तो देख लिया, बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक का फायदा देखो। बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक ना ऑटोमेटिकली आपको सेंटर की तरफ फेंकता है। देखो, ऑटोमेटिकली आपको सेंटर की तरफ फेंकता है। ये देखिए, ये कोई भी डायग्राम चूज करके देख लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग आएगी। अगर हमने ये वाला डायग्राम चूज किया, क्या आपको एक फीलिंग आ रही है? ये बंदे लोग ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ झुके हुए हैं। मतलब एक बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक गाड़ी को मजबूर करता है सेंटर की तरफ आने के लिए, और इससे गाड़ी के इधर जाके गिरने के चांसेस, मतलब इसके कितने चांसेस है ये आदमी के कि ये आदमी इतना ऐसे गिर के इधर से गिर जाएगा। मतलब बैंक्ड सर्कुलर रोड मदद करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने में। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में आप सिर्फ अपने टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आपके टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन अच्छा है तो भाई हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में बचे हुए रहोगे। पर बैंक्ड सर्कुलर रोड में आपके टायर और रोड के फ्रिक्शन के साथ साथ रोड खुद आपकी मदद कर रहा है टर्न लेने में। कुछ समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कुछ समझा? हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड एक्चुअली हमारा पढ़ने का एम नहीं है, एक्चुअली हमारा पढ़ने का एम बैंक्ड सर्कुलर रोड है। पर बैंक्ड सर्कुलर रोड में ऐसा क्या है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में नहीं है? जरा ये डायग्राम देखा जाए, बढ़िया सा डायग्राम है। बस आपको दिखाई दे रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि बस को जानबूझ के सेंटर की तरफ टिल्ट किया गया है ताकि ये रोड एक तरफ से कर्व्ड है? देखो ये कौन सा रोड है, ये बैंक्ड सर्कुलर रोड है।
ये बैंक्ड सर्कुलर रोड है। इसमें गाड़ी और टायर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स तो गाड़ी की मदद कर ही रहा है, साथ ही साथ आपका गाड़ी खुद सेंटर की तरफ झुका हुआ है, जिससे सेंट्रिपिटल फोर्स और स्ट्रांग होता है और गाड़ी के चांसेस यहां से बाहर गिरने के कम हो जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं बोलता कि बैंक्ड रोड पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, बैंक्ड रोड पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, बैंक्ड रोड के भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, परंतु हॉरिजॉन्टल रोड से तो कम ही होंगे। डोंट डोंट थिंक लाइक दिस, ये बस ऐसे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डोंट थिंक लाइक दैट, ये बस ऐसे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि बैंक रोड में भी एक्सीडेंट हो, पर मुझे एक बात बताओ, ज्यादा सेफ क्या है? हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड ज्यादा सेफ है कि आपका बैंक्ड कर्व्ड रोड ज्यादा सेफ है? सेफ्टी किसमें ज्यादा है? एक्सीडेंट होना है तो किसी में भी हो सकता है, बैंक्ड में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल में हो सकता है। मैं आपको पूछ रहा हूं, एचसीआर सेफ है कि बीसीआर सेफ है? क्या लगता है आप लोगों को? अभी भी लोग हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, अभी भी लोग हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। अबे थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, इतना तब से वही तो समझा रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल रोड क्यों हमने बंद कर दिए बनाने, हम सर्कुलर रोड क्यों बना रहे, बैंक्ड सर्कुलर रोड क्यों बना रहे हैं, वही तो समझा रहा हूं। कौन सेफ है, एचसीआर सेफ है कि बीसीआर सेफ है? एक्चुअली इसमें देख के डरिए मत, इसमें उसने कुछ ज्यादा ही गाड़ी को मोड़ दिया है, इसमें उसने गाड़ी को कुछ ज्यादा ही मोड़ दिया है और ये ट्रैक कुछ ज्यादा ही सर्कुलर है। रियलिटी में आप जानते हैं इतना सर्कुलर ट्रैक नहीं होता, रियलिटी में ट्रैक इतना सर्कुलर नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, ये वाला पिक्चर थोड़ा बेटर है, इसमें थोड़ा अच्छा वाला सर्कुलर ट्रैक दिखाया है, उसमें कुछ ज्यादा ही सर्कुलर हो गया। अब देखो इसमें आपको समझ में आ रहा है, मस्त वाला है, गाड़ी ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ जा रही है। दैट्स रियली ग्रेट क्लास, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। यही मुझे आपको समझाना था एक्चुअली। अभी हम लोग को इसका अच्छा खासा डेरिवेशन भी करना है, हमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड की भी बातें करनी है, हमें बैंक्ड सर्कुलर रोड की भी बातें करनी है ना, हमें मौत का कुआं भी करना है, हमें मौत का कुआं भी करना है। मौत का कुआं बचपन में देखते थे आप लोग, मौत के कुएं में लोग गाड़ी चलाते थे, वो भी देखना। और हमें यह समझना है कि किस तरह से एक बैंक्ड सर्कुलर रोड हमारी मदद करता है और किस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड हमारी मदद करता है। आज के लेसन में आप लोग ने एक चीज दिमाग में रखनी है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे आप सिर्फ और सिर्फ आपके टायर और रोड के फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हो। अगर आपके टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन अच्छा है तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, पर अगर ये गिरा, टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन घटा, तो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स घटेगा, और अगर आपका सेंट्रिपिटल फोर्स घटेगा तो आपकी गाड़ी सेंटर से दूर भाग जाएगी। परंतु टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन घटने का रीजन बहुत सारा हो सकता है, आपकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, आपके टायर पुराने हो सकते हैं, रोड वेट हो सकता है। अब अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपकी गलती है, अगर आपके टायर खराब है तो आपकी गलती है, पर अगर आपका रोड पे पानी गिरा हुआ तो ये आपकी गलती नहीं है ना। इसलिए हम बचाने के लिए लोगों को थोड़ा टिल्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे टिल्ट करने से कैसे होता है। फिलहाल के लेक्चर में आपने खाली ये देखना है कि सेंटर की तरफ सिर्फ एक फोर्स लग रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स कल बताया ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, सुना है कभी? वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है? वॉशिंग मशीन में से कपड़े में से मैल निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो? वॉशिंग मशीन ऐसा गोल गोल क्यों घूमती है? वॉशिंग मशीन ऐसा गोल गोल क्यों घूमती है? वॉशिंग मशीन जब गोल गोल घूमती है तो कपड़े में से जो भी मैल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से बाहर निकल जाता है। कपड़े से मैल अगर अलग करना है, कपड़े से मैल अगर अलग करना है, ठीक है ना, तो फिर घुमाओ, जैसे जितना स्पीड घूमेगा उतना पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से निकल लेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज करिए। आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आज हमने बैंक्ड रोड और हॉरिजॉन्टल रोड के बारे में एक अच्छी तरह से चीजें समझी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इवनिंग में लेक्चर होगा तो ग्रुप पे मैसेज आएगा, मैसेज आया तो होगा, नहीं मैसेज आया तो नहीं होगा। आई होप एवरीवन इज ओके विद दैट थिंग। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।